नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर जिले के जनपद सदस्य अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहां इस 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद सदस्यों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जहां आपको बता दें कि जनपद सदस्यों की मुख्य मांग मानदेय को बढ़ाए जाने को लेकर है। वहीं जनपद सदस्यों का कहना है कि जनपद सदस्यों के विकास कार्य की राशि को बढ़ाना जाना चाहिए, जिससे कि वहां अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके। वहीं जनपद सदस्यों की राशि स्वयं के स्वामित्व की होनी चाहिए, उसमें शासन से जो राशि स्वीकृत हो। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर जिले के जनपद सदस्य अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहां इस 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद सदस्यों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जहां आपको बता दें कि जनपद सदस्यों की मुख्य मांग मानदेय को बढ़ाए जाने को लेकर है। वहीं जनपद सदस्यों का कहना है कि जनपद सदस्यों के विकास कार्य की राशि को बढ़ाना जाना चाहिए, जिससे कि वहां अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके। वहीं जनपद सदस्यों की राशि स्वयं के स्वामित्व की होनी चाहिए, उसमें शासन से जो राशि स्वीकृत हो उस राशि का कार्य योजना स्वयं और जनपद सदस्य को बनाना चाहिए। वहीं जनपद सदस्य को 1500 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाता है, जिसको बढ़ाकर 25,000 करना चाहिए, जिससे कि जनपद सदस्य जो कि अपने क्षेत्र में घूमकर कार्य करते हैं उनका कार्य आसान हो सके और उन्हें मानदेय बढ़ा हुआ मिल सके। वहीं जनपद सदस्यों की विकास कार्यों की राशि का निर्माण एजेंसी जनपद पंचायत की होनी चाहिए। तुम्हारी कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना किसी से भीख मांगते। जनपदों पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनपदों पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पंचायतों पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पंचायतों पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहे जो मजबूरी हो संघर्ष हमारा नारा है, जनपद एकता जिंदाबाद, जनपद एकता, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जनपद सदस्यों को जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तीसरी राशि है सर, जनपद सदस्य की जो विकास कार्य की राशि मिले उसकी निर्माण एजेंसी हमारी जनपद पंचायत होना चाहिए सर। हम लोगों को मजबूर मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी से भीख मांगते, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जनपदों पर तानाशाही। ये सभी जनपद के माननीय सदस्यों के द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कुछ अधिकार और कुछ मांगें रखी गई हैं। कुल 6 बिंदुओं पर उनके द्वारा मांगें की गई हैं। उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित कर दिया जाएगा। ये उनको आश्वासन दिया गया और ये कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। गोचलपुर मेरी जनपद पंचायत सिहोरा लगती है। आज के ज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य था, हमारे सारे जबलपुर जिले के जनपद साथी, जिसमें कुंडम, सिहोरा, पनागर, सहपुरा, पाटन, मझौली एवं जनपद के सभी साथी लोग आज कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पीड़ा बिल्कुल क्लियर है कि आज हमारा एक एक जनप्रतिनिधि 7,000 वोटरों से जीतकर आया है और उसके अधीनस्थ 5 ग्राम पंचायतें एवं लगभग 15 गांव रहते हैं। अब आप ही बताइए, 15 गांव का जो वोटर हमें वोट देता है उसका एक विश्वास रहता है कि हम कोई समस्या लेकर जाएं तो हमारी समस्या की सुनवाई हो, लेकिन विसंगति ये है कि ना हमारे पास। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह के सीएम शिवराज के लिए अशोभनीय बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इटली के संस्कार में पल रही कांग्रेस से कुछ और अपेक्षित नहीं किया जा सकता।
विचारधारा का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी शब्दावली का प्रयोग आपत्तिजनक है। पहले राजा पटेरिया और अब अर्जुन सिंह का इस तरह का बयान स्पष्ट करता है कि कांग्रेस संस्कार विहीन है। राजनीति में इस तरह की शब्दावली का कोई स्थान नहीं। अशोभनीय टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेताओं पर कांग्रेस द्वारा कार्रवाई न करने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साधा निशाना। लगातार इस तरह की बयानबाजी पर कार्यवाही होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से राजनीति बदनाम होती है। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये रुकेगा कैसे? आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं? और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग गलत काम करते हैं, इसीलिए तो राजनीति बदनाम होती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि कार्रवाई तो सरकार करे या कोई व्यक्ति के कहने पर एफआईआर हो, कांग्रेस क्या कर रही है? मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राजा पटेरिया के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की? मैं आप सबको और मीडिया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजा पटेरिया ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश की और मीडिया ने जिस प्रकार से उस मामले को उठाया, उससे दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल उन्हें शो कॉज नोटिस दिया, वो भी 48 घंटे बाद। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते हैं मैं नफरत के खिलाफ निकला हूं, तो ये हत्या की साजिश करना क्या नफरत की श्रेणी में नहीं आता? क्या राजा पटेरिया को अभी तक कांग्रेस से निकाला नहीं जाना चाहिए था? पुलिस तो कार्रवाई जो करनी होगी करेगी, पर मुख्य मुद्दा यह है कि उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस पार्टी राजा पटेरिया को उसी समय निकाल देती तो शायद अर्जुन सिंह जैसे विधायक को इस तरह के बयान देने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये कांग्रेस का संरक्षण है, कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह से गालियां दो। हम कटिबद्ध हैं नशे के खिलाफ। नशा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कष्टदायी है और इसलिए नशा रुकना चाहिए और इसीलिए हमारा ये प्रयास है। कितना सख्त देश रहेगा? का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है जो हुक्का लॉन्च पर प्रतिबंध लगाएगा और कानून की परिधि में आएगा। जो भी हुक्का लॉन्च चलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जमीन खिसकने की परिस्थिति को देखते हुए लगातार इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे ये बात भी सही है कि ये सीधे सीधे संस्कार से संबंधित विषय है। इटली के संस्कार में पल रही बढ़ रही कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षित नहीं कर सकते। राजनीतिक क्षेत्र में विचारधारा का विरोध करना और होना स्वाभाविक है, परंतु हम ऐसी शब्दावली का उपयोग करें जिससे संपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र ही घृणित होता हो, यह निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। पहले राजा पटेरिया जी और अब फिर कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह जी द्वारा इस तरह की बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि कांग्रेस संस्कार विहीन है। राजनीति में इस तरह की शब्दावली का कहीं कोई स्थान नहीं है। गोविंद सिंह जी हों, वही मैं बोल रहा हूं कि फिर कमलनाथ जी हमें टुच्चा नेता कह रहे हैं। अब कमलनाथ जी बड़े आदमी हैं, सेठ हैं, वो हम जैसे जमीन के कार्यकर्ताओं को टुच्चा कहेंगे, ये उनका एरोगेंस है, ये उनका घमंड है। पर घमंड किसी का बरकरार नहीं रहा है, ये इतिहास कहता है, ये हमारा संस्कृति कहती है। कमलनाथ जी ने यदि हमें टुच्चा कहा है तो जनता उसका जवाब देगी। फिर वही बात, जवान पर किसी तरह की मर्यादा नहीं रहना और संस्कार विहीन बात करना, यह कांग्रेस के नेताओं की आदत है। निश्चित रूप से इस तरह की शब्दावली जो सीखी जा रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, वो 10 जनपद की ही देन है। देखिए, हम मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को संस्कारित रखना चाहते हैं और ये बात सही है कि नशा आजकल समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है और हुक्का लॉन्च जैसे प्रकल्प जहां पर इस तरह से नशे की आदत युवाओं को पड़ जाती है और हम देखते हैं कि यदि नशा
कोई व्यक्ति करता है तो और सामाजिक बुराइयों से भी जुड़ता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं कि हुक्का लॉन्ज में अनर्गल काम हुए हैं। लगातार नशे की आदत युवाओं को डाली जा रही है। हमारी सरकार ने पहले भी इस पर कार्रवाई की थी, पर कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसा कानून लाएं कि इस तरह के हुक्का लॉन्ज और इस तरह के प्रकल्प जहां युवाओं को नशे की आदत डल जाती है उसको रोका जाए। इसलिए हमने कल कैबिनेट में इसको पास किया है। माननीय राष्ट्रपति जी के पास ये सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद मध्य प्रदेश में कानून बनेगा कि मध्य प्रदेश में हुक्का लॉन्ज नहीं चलेगा। देश का पहला आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र भेजकर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा सरकार पर हो गया है। इसके अलावा अन्य मुद्दे में जिनको लेकर में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उनके साथ साथ राजा पटेरिया के मामले में गोविंद सिंह आज भी अपनी बात पर अड़े हैं और उनका कहना है कि भाजपा के द्वारा षड्यंत्र रचकर राजा पटेरिया का आधा अधूरा बयान पेश किया गया। इसके साथ साथ बीजेपी में लगातार चल रही बैठकों को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी में बौखलाहट है, इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है, क्या तैयारी क्या मुद्दे? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं रहती तो प्रतिवर्ष अविश्वास प्रस्ताव रखती है। जब अर्जुन सिंह जी 5 वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सखलेचा जी और अन्य नेताओं ने प्रतिवर्ष एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार अर्जुन सिंह सरकार के खिलाफ रखा, परंतु हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इतने भयभीत रहते हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो भय के कारण सत्र नहीं चलने देते। ऐसी परिस्थिति करते हैं पैदा ताकि सदन न चले, विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिले। और अभी शिवराज सिंह के करीब 17-18 वर्ष के कार्यकाल में केवल 2 अविश्वास प्रस्ताव पेश हुए। एक में चर्चा हुई जिसमें शिवराज सिंह के विरुद्ध हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने जो कारनामे सरकार के खोले, उससे शिवराज सिंह जी की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं भयभीत हैं। दूसरा प्रस्ताव जब रखा था 2008 के 7 के बाद 13 में, तो उसको उनने चलने नहीं दिया। राकेश चौधरी जी ने विद्रोह किया पार्टी से, लेकिन मैंने लगातार मांग की कि भाई एक व्यक्ति अगर सरकार से सांठगांठ कर सकता है तो सदन में के मैंने आरोप लगाए हैं उन पर चर्चा हो, लेकिन साजिश रच के विधानसभा को तत्काल शिवराज सिंह जी ने अनिश्चित काल के लिए स्थिर कर दिया और अपना कारनामे खुलने से उनकी पार्टी सरकार के थे वो रुक गए। अब मैंने उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको पत्र लिखे और मैंने घोषणा की थी कि मैं अगले सत्र में जो वर्षाकालीन सत्र था उसमें हम अविश्वास रखेंगे, परंतु मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा मामला हमने उठाया था मुद्दा, उस मुद्दे पर को पोषण आहार का जो घोटाला उस पर चर्चा न होके नियम के विपरीत, परंपरा के विपरीत, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने बिना सुने तानाशाही तरीके से अपना वक्तव्य जारी रखा। मजबूर में हमें उनका विरोध करना पड़ा और इस बहाने उन्होंने पूरा बजट जो सप्लीमेंट्री था वो सब कार्य केवल आधा घंटे में पूर्ण करके विधानसभा स्थगित करा दी। प्रजातंत्र है, आपकी सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करना हमारा कर्तव्य, दायित्व है, धर्म है। हम व्यक्ति विशेष से कोई हमारी रंजिश नहीं है,
जो आपके अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री और सरकार में बैठे हुए आपके नेतृत्व में काम करने वाले लोग जो मध्य प्रदेश की खजाने की लूट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पर 3.5-4 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। क्या ये बातें हम कहने के हक नहीं है? हमें प्रदेश की 8 करोड़ जनता को क्या सच्चाई है प्रदेश की सरकार की, ये बताने का हमारा कर्तव्य धर्म नहीं है? मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि सत्र कम से कम 3 सप्ताह का चलता था। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आप 2 सप्ताह तो चलाई, लेकिन उनने अपने केवल इसलिए कि हमारी कमजोरियां जनता के सामने ना आए, हमारे लोगों का किए गए शासकीय धन प्रयोग की बातें नहीं आए, इसलिए जानबूझ के 5 दिन का सत्र रखा है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर वास्तव में आप जिस प्रकार के भाषण देते हो बहादुरी के साथ, तो आप बहादुरी के साथ हमारे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें और हमारे आरोपों का जवाब दें। को जो है बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में कह रही, शराब के खिलाफ पूरा प्रदेश साथ खड़ा है और अब जो है बिल्कुल कह दिया है, सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है। मैं उमा भारती जी के बयान और भाषण लगातार पिछले 2 वर्षों से सुन रहा हूँ। उमा भारती जी की कथनी करनी में बड़ा फर्क है। कई बार बयान देकर उमा भारती जी ने अपने बयान बदले हैं। जब तक उमा भारती सड़क पर आकर संघर्ष खुलेआम नहीं करेगी, तब तक मैं उनकी बात का विश्वास नहीं कर सकता। कई बार कहने के बाद उन्होंने अपने बयान वापस लिए हैं। अगर वास्तव में सच्चाई से, ईमानदारी से, उनकी निष्ठा के हिसाब से काम करना चाहती है तो तत्काल अल्टीमेटम देकर शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठ के धरना दें, तो मैं समझ जाऊंगा कि उनकी बात है। हमें तो ये लगता है कि आज पार्टी ने उन्हें उपेक्षित कर रखा है, तो उपेक्षा से दूर होकर अपने लिए कुछ लाभ चाहती है, इसलिए इस प्रकार की बार बार बयान देती है। मैं उनको तत्काल जो करना है तो शीघ्र करें। किसी की दुकान तोड़ना, किसी के पत्थर फेंकवाना, ये उनके परिवार का चरित्र रहा है। सर, कांग्रेस के एक विधायक हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 से अधिक चीनी सैनिकों द्वारा 1700 फीट ऊंची चोटी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किए जाने की घटना पर भारतीय सेना को धन्यवाद और बधाई देते हुए भाजपा, आरएसएस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी व उसकी सरकार से गहरे नजदीकी संबंधों की सूक्ष्म जांच कराने जाने की मांग की है, क्योंकि यह मामला देश की अस्मिता, आंतरिक सुरक्षा और कथित आर्थिक लेन देन से जुड़ा हुआ है। इन स्थितियों में भाजपा की कथित देशभक्ति और राष्ट्रवाद और सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले भारतीय सेना के प्रति उनके दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया है। चीन को लेके भाजपा और संघ सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए, आपने क्या है वो आरोप? एक तरफ चाइना भारत के साथ घात प्रतिघात कर रहा है। 2 दिन पहले हमारी सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया। हालांकि सेना की अपेक्षा श्रेय राजनीतिक दल के सेनाध्यक्ष ले रहे हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं भारतीय सेना के साहस और शौर्य को सलाम करता हूं, मगर जो देश हम पर हमले कर रहा है उस पर या उसकी सत्तारूढ़ दल की इकाई से शिवराज सिंह जी चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गहरे रिश्ते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान ने 2016 में 19 जून से 23 जून तक 5 दिवसीय निवेश लाने के लिए चाइना यात्रा की। कहा गया कि वह यात्रा निवेश के लिए थी, मगर गृह मंत्री जी ने
1 जुलाई 2016 को पत्रकार वार्ता में कहा कि वह यात्रा निवेश को लेकर नहीं थी, वह यात्रा कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण और उन्हीं के खर्च पर थी जिसमें मुख्यमंत्री जी गए हैं। यानी बहुत गंभीर आरोप है, जिसका खंडन गृह मंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दी। 26 जून 2016 को शाम 6:06 पर मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जबरदस्त समानता की बात कही। वह ट्वीट आज तक मौजूद है। हमारे देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से चाइना के संबंध क्या हैं? यदि स्वदेशी चाइना की वस्तुएं नहीं उपयोग करने की भारतवासियों से अपील करता है तो शिवराज सिंह जी चौहान निवेश के नाम पर वहां क्यों गए? निश्चित तौर पर हमें आशंका है कि इसमें आर्थिक लेन देन भी हुआ है। उसकी जांच फेरा, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ने क्यों नहीं की? चाइना को आज ये दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मगर 2009 में 2011 में तत्कालीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम माधव ने भी वहां चाइना के निमंत्रण पर यात्रा की है, कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर यात्रा की है। तो यह मिलीजुली कुश्ती क्यों? ये देश के साथ धोखा नहीं है क्या? और यही नहीं, जो लोग धर्म, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर पाखंड करते हैं, उन्हीं पार्टी ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी के भारत यात्रा के दौरान 11 अक्टूबर 2009 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम, जहां बाबा देवादिदेव शिव जी विराजते हैं, उस परिसर में मांसाहार परोसा, जिसका मेनू भी मैंने आपको दिया है। तो जो हिंदुओं को गुमराह करते हुए, धर्म को गुमराह करते हुए सिर्फ अपनी सत्ता का माध्यम बनाते हैं उसे, उन लोगों को सनातनी परंपरा और हमारे धर्म स्थानों पर मांसाहार परोसने का ठेका किसने दिया? और यदि उन्होंने ये ठेका उपयोग किया है तो उन लोगों को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए और कान पकड़ पर सार्वजनिक तौर पर 5 उठक बैठक भी लगाना चाहिए। जबलपुर के एसपी ऑफिस पहुंचा 10वीं क्लास का यह छात्र आयुष गजक। आयुष रजक नाम माटी क्षेत्र के साहू मोहल्ला का निवासी। आयुष का आरोप है कि वह अपने माता पिता के साथ दादा के पुश्तैनी मकान में रहता है। वह इकलौता भाई है और उसकी 2 बहनें भी हैं। उसने बताया कि जब से वह पैदा हुआ है तभी से वह उसकी बहन है उसके पिता को शराब पीकर नशे की हालत में उसकी मां के साथ और उन सभी के साथ मारपीट करते देखते चले आ रहे हैं। इन सभी हरकतों की वजह से आयुष के दादा ने पुश्तैनी मकान बच्चों के नाम लिख दिया है। यही वजह है कि अब आयुष कब शराबी पीकर मां के साथ और उसकी 2 बहनों के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है। कराटे में भी वो ब्लैक बेल्ट है। मेरी आप सभी से अपील है कि कहीं भी अगर बच्ची दिखती है
मैं साहू मोहल्ले से आया हूँ, लाल माटी से। अब मेरे को हमारे पापा ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। मम्मी को मारते हैं, कहीं रोटी में मार देते हैं, कहीं चाकू बढ़ा देते हैं, कहीं या फिर हमें परेशान कर रहे हैं। और घर हमारे दादाजी के नाम पे घर है, तो वो उन्हें हमारे नाम पे कर दिया प्रॉपर्टी, तो उसको बेचने के लिए कह रहे हैं और हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा घर ना बिके, हम अच्छे से रहें, मतलब और परेशान भी ना करें। हमारा मेरी 10th कोर्ट है, इसके वजह से मैं यहाँ। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन। तो पापा जी क्या नशा वगैरह भी करते हैं? हाँ, नशा करते हैं, क्या करते हैं, शराब पीते हैं और क्या करते हैं, जुआ चक्कर खेलते हैं। तो आप लोग की पढ़ाई में किस तरह का डिस्टर्ब होता है? बहुत ही डिस्टर्ब होता है, ना पढ़ पाते हैं, टेंशन ही टेंशन रहता है। ये कितने साल से चल रहा है? ये करीबन 10, हम लोग छोटे थे तब से। 10 साल से। नाम बताओ। मेरा नाम आयुष रजक है। कहाँ से आए हो? वेशभूषा और दृश्यों को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म पाठन को मध्य प्रदेश में चलने दिया जाए या ना चलने दिया जाए या विचारणीय होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव महू में पूजा अर्चना की। सांस्कृतिक मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी साथ मौजूद रहीं। फिल्म पठान के अंदर दीपिका पादुकोण ने जो है उस गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, JNU वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। अब आपको कुछ पूछना हो पूछो। बहुत समय से कहने को तो अग्रवाल एसोसिएट्स एंटरप्राइज के नाम से दुकान चलाई जा रही थी, लेकिन दुकान के अंदर चल रहा था देह व्यापार का धंधा। पुलिस ने जब मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो मौके से 2 महिला सहित एक पुरुष आपत्तिजनक हालत में पाए गए। वहीं पुलिस ने देखा कि दुकान के भीतर 2 कैबिन बनाए गए थे, जिसमें देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था। मामला कोतवाली थाना अंतर्गत चेरी ताल के गोपाल अकर्ड बिल्डिंग का है। कोतवाली पुलिस ने इसके प्रथम तल पर चल रहे देह व्यापार के धंधे को उजागर किया है। कोतवाली संभाग CSP प्रभात शुक्ला ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अग्रवाल एसोसिएट्स एंटरप्राइजेस नामक संस्थान में प्रॉपर्टीज के लेन देन के काम में आड़ में देह व्यापार का काम किया जा रहा है। गोली खा के सो जाते हैं। घर वो बल्ले वाले के पास सामने समझ लीजिए चलेगा। उस
सर ये क्या हुआ वो अपन ने वो वाला तिलवारा वाला उसका पकड़ा था वो व्यापारी को माल बेचे पता लगे वो करे आप तो गया पुलिस रिमांड में भी कुछ नहीं बताया जितना बताया उतना हो गया खबर अब क्या है। जी भैया कुछ महिलाओं पर कार्रवाई की है, किस तरह का मामला क्या मामला? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चेरीताल में गोपाल आर्केड में फर्स्ट फ्लोर में अग्रवाल एसोसिएट्स एंड एंटरप्राइजेस के नाम से एक दुकान है। उस दुकान में मतलब प्रकटता है तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम किया जाता है, लेकिन उसके पीछे आड़ में देह व्यापार का काम किया जा रहा है। इस पर हमने अपना एक विशेष मुखबिर पंटर बना के भेजा और पंटर का संकेत मिलने पर जब अंदर जाकर रेड कार्रवाई की गई, क्राइम ब्रांच कोतवाली की टीम, महिला स्टाफ सबके साथ जाकर कार्रवाई की गई तो अंदर 2 चैम्बर बने हुए थे जहां ये पुरुष महिलाएं आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। 2 महिलाएं और 1 पुरुष वहाँ से पकड़े गए हैं। पुरुष ने अपना नाम वीरंजन बताया जो कि तेंदुपड़ा दमोह कराने वाला था। उसने बताया कि 1000 रुपये दे के वो महिला के साथ गलत करने के लिए उसको प्रोवाइड किया गया था। ये संचालन हरीश अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। हरीश अग्रवाल मौके से फरार हो गए हैं। उनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। बाकी महिलाएं और जो वीरंजन उनके विरुद्ध देह व्यापार अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र इसको विवेचना की जा रही है। कोई भी गरीब ठंड में खुले आसमान के नीचे नहीं सो पाए, उसे कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए आशाना होने के उद्देश्य से जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू देर रात शाम की सड़कों पर निकले। हाईकोर्ट चौराहे से शुरुआत की इस दौरान व स्टेशन एम्पायर डिलाइट क्षेत्रों में खुले में सो रहे लोगों को नगर निगम द्वारा निराधित रैन बसेरे में पहुंचने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि निराश्रित व बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए 7 दिन के लिए गठित टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर रेन बसेरे में पहुंचने का काम करेंगी। वहीं ऐसे निराश्रित लोगों के लिए उन्होंने वाहन सुविधा का भी इंतजाम किया। जो वापस आना चाहिए वह वाहन द्वारा छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम अलाव की व्यवस्था की जा रही है। निगम के पास मौजूद लकड़ियों के अलाव भी अतिरिक्त लकड़ियां मंगाई जा रही हैं। आराम से खटिया पे सोना, व्यवस्था अच्छे से सो जाओगे वहाँ। ठीक है चलो आओ, ठीक है आओ आओ ठीक है। ये अपना घर नहीं है, इतने सालों से कुछ भी आप पालन कर रहे हैं। आज हम लोग जगह जगह पर जाकर लोगों से रैन बसेरा में चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं, उनको ले भी जा रहे हैं। 7 रैन बसेरा हम लोगों ने तैयार किए हैं जहां पर खुले आसमान के नीचे ठंड में ज़रूरतमंद जो परेशान हैं उनको निश्चित तौर पर हम लोग रैन बसेरा में आश्रय देंगे। ISBT का जो 2 बड़े बड़े वेटिंग हॉल हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं हैं। इन सब को हम लोगों का प्रयास यही है कि कोई भी खुली छत के नीचे नहीं रहेगा।
जो नहीं जाना चाहते हैं, किसी भी हालात में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। परंतु जो भी जाना चाहता है उनके पास हमारी टीम 7 दिन के लिए अलग अलग टीम नियुक्त कर दी गई है। वो रोज़ रात्रिकालीन गाड़ियों से लोगों को वहाँ पर छोड़ेंगे और वापस लाकर छोड़ेंगे जब उनको ज़रूरत लौट के आने की होगी। ऐसी व्यवस्थाएं आज नगर निगम से निर्देशित की है और अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था है और पहले से ही हम लोगों ने टेंडर करके यह व्यवस्था कर दी है कि किसी प्रकार से पूरे सीज़न में किसी को अलाव की कमी भी नहीं होना चाहिए। कहाँ गए थे भैया आज? अभी हम लोग लगातार ये हाई कोर्ट चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट के चौराहे, एसपी ऑफिस के बाजू में, इसके बाद एम्पायर टॉकीज, जहाँ जहाँ बहुतायत में लोग होते हैं वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और लोगों से बात करके, गाड़ियाँ हमारे साथ नगर निगम की साथ में है, उड़न दस्ता हमारे साथ में है, हम लोग लोगों को सहयोग करके उनको रैन बसेरा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।